हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल पांडे क्लासेस। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि जो ये सीरीज चल रहा है वो 2025 अनसॉल्व पेपर 2014 से 2018 तक के सभी प्रश्नों का सलूशन चल रहा है। ठीक है, तो हम लोग आज के इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, हम लोग सेट 1 2024 का जो 822 नंबर पेपर कोड था उसका सलूशन करने वाले हैं। और इसका हमने जो खंड आ है यानी जो बहुविकल्पीय प्रश्न है इसके लिए पहले से ही एक वीडियो तैयार करके रख दिया है और ये आपके लिए अपलोड भी हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो खंड बा के प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। किस प्रश्न को? खंड बा के। तो इसमें जो पहला नंबर प्रश्न है वो लिखा है कि सभी भाग को हल कीजिए। इसमें का नंबर क्वेश्चन है कि एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ कि एक घन का आयतन कितना है? 1331 सेंटीमीटर क्यूब है। तो आप सब जानते हैं कि घन का आयतन क्या होता है। अगर देखा जाए दूसरा क्वेश्चन, तो घन का आयतन, घन का आयतन क्या का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब। और ए क्यूब की जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना? 1331 सेंटीमीटर क्यूब। यानी ये कितना दिया हुआ है? 1331 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। क्लियर हो रहा है? अब आपको निकालना क्या है? अब आपको निकालना है इसमें इसकी प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए। सबसे पहले घन तो आप जान ही लीजिए, यही होता है हमारा घन। ये क्या होता है? हमारा घन होता है। और घन की प्रत्येक भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। घन की प्रत्येक जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं? समान होती हैं। तो ये भी आपका ए ही होगा, ये भी आपका ए ही होगा और ये भी क्या होगा? आपका ए होगा। क्लियर हो रहा है? तो अगर मैं ए क्यूब की वैल्यू 1331 सेंटीमीटर क्यूब है, तो ए इक्वल टू क्या होगा? ये 3 उधर जाएगा तो क्यूब रूट बना देगा, क्यूब रूट 1331। क्लियर हो रहा है? और 1331 का जब आप प्राइम फैक्टर कीजिएगा तो आएगा 1331 का जब आप प्राइम फैक्टर कीजिएगा तो आएगा 11 एकम 11, 2 13 23 हो गया, 11 दूना 22, 1 बचा, 11 हो गया, 11 एकम 11। फिर 11 से काटिएगा, 11 एकम 11, 1 बचा, 11 हो गया, 11 एकम 11 और 11 1 11। तो अगर मैं कहूँ कि ए की वैल्यू क्या आना है, तो ए की वैल्यू क्यूब रूट में 11 गुणे 11 आएगा। और क्यूब रूट का मतलब होता है 3 का पेयर, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? 11। तो 11 सेंटीमीटर जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। समझ में आया है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 3x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल 2 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले समीकरण लिख लेते हैं। क्या लिखा है समीकरण? x स्क्वायर प्लस 3x माइनस पी। एक्स स्क्वायर समीकरण क्या है? खा नंबर क्वेश्चन है। लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस पी और ये इक्वल किसके है? 0 के। इसका एक मूल कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। तो जो मूल होता है वो x की वैल्यू ही होती है, यानी कि जो x इक्वल टू दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? आपका 2 दिया हुआ है। कह रहा है, देखिए यहाँ देखिए कुछ क्वेश्चन कह रहा है कि जिसका एक मूल कितना है? 2। तो जो मूल होता है वो दरअसल कुछ नहीं होता है, x की वैल्यू ही होती है। क्या होती है? x की वैल्यू होती है। तो x इक्वल टू आपको क्या रखना है? 2। अब x इक्वल टू 2 रखने पर आपको क्या निकालना है? p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जहाँ x है वहाँ 2 रख दीजिए। तो आप कहेंगे 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 इंटू एक्स की जगह पर क्या रखिएगा? आप 2 रखिएगा, माइनस में p इज इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर क्या होना है? 4 प्लस 3 2 जार 6 माइनस p इज इक्वल टू 0। 6 प्लस 4 10 माइनस p इज इक्वल टू 0। इस माइनस p को इक्वल के इधर भेजिएगा तो प्लस p और इधर क्या बचना है? t। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि कॉस थीटा, यदि कॉस थीटा बराबर 15/17 हो तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। साइन थीटा का
मान ज्ञात कीजिए। तो आपको करना क्या है, देखिए लिखा हुआ कि यदि कॉस थीटा बराबर, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 का गा, दूसरे का गा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है, 15/17, 15/17। तो आपको किसकी वैल्यू पूछ रहा है, आपसे साइन थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, साइन थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। आपको करना क्या होगा, आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देना है, क्योंकि जब भी आप त्रिकोणमिति में आते हैं तो त्रिकोणमिति का मतलब है कि आप राइट एंगल ट्रायंगल की तरफ आ रहे हैं। और इस एंगल को आप मान लीजिए 90 डिग्री और ये एंगल आप मान लीजिए थीटा। तो थीटा के जस्ट सामने वाला होता है लंब, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा आपका आधार, और ये जो बड़ा वाला लाइन होता है ये हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। अच्छा, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, आधार बटे कर्ण, आधार और अपॉन में क्या होता है, कर्ण। तो अगर मैं पूछूं आपसे आधार की वैल्यू कितनी होगी भैया, तो आप बताओगे कितना होगा, 15। मैं आपसे पूछूं कर्ण की वैल्यू कितनी होगी, तो आप मुझे बताओगे 17। तो अगर कर्ण बना है, आधार मिला है, तो आपने पढ़ा हुआ है पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्लियर हो रहा है। तो कर्ण की वैल्यू कितनी है, कर्ण की वैल्यू है भैया 17, तो 17 का स्क्वायर। लंब की वैल्यू नहीं पता है तो लंब को लंब ही छोड़ दीजिए आप, प्लस आधार, आधार कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर होता है 289, और प्लस 15 का स्क्वायर इक्वल किधर आएगा, तो माइनस हो जाएगा। तो 15 का स्क्वायर होता है 225, इधर आएगा तो माइनस 225, और ये बराबर किसके आना है, लंब का स्क्वायर आना है। तो 289 में से 225 घटाइएगा तो आएगा 64, और ये क्या आएगा आपका, लंब का स्क्वायर आएगा। ठीक है, और ये स्क्वायर इधर भेज देंगे तो क्या बना देगा, रूट बना देगा। तो रूट 64 इज इक्वल टू केवल क्या बचेगा, लंब। ये दो इधर बना देगा रूट, और 64 का वर्गमूल होता है +-8, यानी कि जो लंब आपका आने वाला है वो कितना आने वाला है, 8। तो लंब कितना है यही लिख दीजिए बगल में, लंब कितना आया, 8 आया। क्लियर हो रहा है। अब आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी भैया, साइन थीटा की। किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, साइन थीटा की। और साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, लंब अपॉन कर्ण। और लंब कितना है आपके पास, 8 है, और कर्ण आपको पहले से ही पता है 17। तो 8/17 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए घ नंबर क्वेश्चन क्या है, घ कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। कब, जब उसका वर्ग अंतराल 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 दिया है। बारंबारता 1, 2, 6, 8 और 3 दिया है। आपसे माध्य पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, माध्य। तो सबसे पहले तो आपको एक कॉलम बनाना पड़ेगा वर्ग अंतराल का। घ नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, एक कॉलम आपको बनाना होगा वर्ग अंतराल का, वर्ग अंतराल का। और दूसरा कॉलम जो आपको बनाना होगा वो बनाना होगा बारंबारता का। किसका बनाना होगा, बारंबारता का। वर्ग अंतराल को, बारंबारता को बोलते हैं FI। क्या बोलते हैं, FI। और जो तीसरा कॉलम आपका बनेगा, अब देख लीजिए पहले क्या क्या दिया है वर्ग अंतराल में, क्या क्या दिया है, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6 ऐसे दिया है। तो सबसे पहले लिख दीजिए 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। ठीक है, इसकी बारंबारता देख लिया जाए तो इसकी बारंबारता दिया हुआ है 1, 2, 6, 8, 3। ठीक है, तो दिया क्या क्या दिया है, 1, 2, 6, 8 एंड 3। ये आपकी बारंबारता भी दिख गई और ये आपका वर्ग अंतराल भी दिख गया। ये तो चीज़ें आपको क्वेश्चन में दी हुई हैं। अब अभी तक आपने अपने दिमाग से क्या किया, तो अभी तक आपने अपने ब्रेन का कोई भी इसमें यूज नहीं किया। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है माध्य। आपको निकालना क्या है, माध्य। तो सबसे पहला अगर जो समझदारी का काम यही है कि आपको सबसे पहला काम तो आपको माध्य का फॉर्मूला ही लिख देना है कि माध्य x बार इक्वल टू क्या होता है। तो आप सब कहेंगे सिग्मा i इक्वल टू 1 से n FI XI अपॉन
सिग्मा आई इक्वल टू 1 से n एफ आई, यानी कि पहले एफ आई और एक्स आई आपको निकालना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको एक्स आई निकालना है। तो एक्स आई के लिए क्या फॉर्मूला होता है? एक्स आई बहुत ही इजी होता है निकालना अगर आप समझने का प्रयास करें तो। एक्स आई को कैसे क्या करना है देख लीजिए। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि इन दोनों को जोड़ देना है। 0 + 2 क्या होगा? 2, और 2 का डिवाइड कर देना है 2 से, तो 2 को 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा? 1 आएगा। अब देखिए 2 4 कितना होता है? 6, 6 में 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 3 आएगा। 6 4 कितना होता है? 10, 10 में 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 5। 6 8 कितना होता है? 14, 14 में 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 7 आएगा। 8 और 10 कितना होता है? 18, 18 में 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 9। 1 से 2 3, 3 से 2 5, 5 से 2 7, 7 से 2 9। ठीक है। अब फिर आपको क्या करना है? अब आपको निकालना है एफ आई एक्स आई। क्या निकालना है? एफ आई एक्स आई। क्या निकालना है आपको? एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई। ठीक है। तो चलिए एफ आई एक्स आई निकाल लेते हैं। सबसे पहले एफ आई एक्स आई निकालने में क्या करना होगा मुझे, देख लेते हैं इसको। एफ आई दिया है, एक्स आई दिया है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1, 2 का 3 में मल्टीप्लाई 2 3 जार 6, 6 का 5 में 30, 8 का 7 में 56, 3 का 9 में 27। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? अब आपको सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालना है। क्या निकालना है भैया? सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई सबको जोड़ दीजिए। 6 और 1 7, 7 6 13, 13 और 7 कितना होता है? 20 के शून्य हासिल आया 2, 3 5 8, 8 और 2 10, 10 और 2 कैरी 12, 120 आया। फिर आपको सिग्मा एफ आई भी निकालना होगा। तो सिग्मा एफ आई भी निकाल लीजिए, सबको जोड़ देंगे। 1 2 3, 3 6 9, 9 8 17, 17 और 3 कितना होता है? 20। ठीक है। आपने देखा, आप क्या समझ में आया कि आपको सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना निकल के आया? 120 आया। तो यहाँ पर आप क्या रख दीजिएगा? 120 अपॉन, अपॉन में सिग्मा एफ आई कितना आया? तो सिग्मा एफ आई कितना आया? 20। तो अपॉन में क्या रख दीजिए? 20। और 26 आर क्या होता है? 120। तो माध्य जो एक्स बार की वैल्यू आई वो कितनी आई? 6। और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। समझ में आया? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। अंगा नंबर क्वेश्चन दिया है कि बिंदुओं -3, 10 और 5, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो एक बिंदु है -3, 10 और एक बिंदु है 5, 4। चलिए सबसे पहले वही बना लेते हैं। एक बिंदु क्या है आपका? -3, 10। एक लाइन बना लीजिए, ऐसे एक लाइन खींच लीजिए और इस पर एक बिंदु लिखिए -3, 10, -3, 10। और दूसरा बिंदु लिख लीजिए 5, 4, जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। -3, 10 और 5, 4, -3, 10 और 5, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। किस बिंदु का? मध्य बिंदु का। मतलब मध्य का मतलब होता है कि एकदम बीचों बीच कोई एक बिंदु है, बीचों बीच कोई एक बिंदु है जिसका निर्देशांक आप मान लीजिए कि पी एक्स, वाई है। तो अगर ये मध्य बिंदु है तो मतलब इसने यहाँ भी 1 का रेशियो डाला होगा और यहाँ भी क्या डाला होगा? 1 का, क्योंकि बराबर बराबर बांटा होगा। अगर मध्य बिंदु है तो बराबर बराबर अनुपात में बांटा होगा। तो इसको आपको मान लेना है x1 y1 और इसको आपको मान लेना है x2 y2। क्लियर हो रहा है? और ये आपका क्या है? m1 है और ये आपका क्या है? m2 है। अब अगर निर्देशांक का फॉर्मूला देखा जाए तो जो निर्देशांक का फॉर्मूला होता है p x, y इक्वल टू क्या होता है? सबसे पहला फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। यही होता है फॉर्मूला। ये क्या होता है? फॉर्मूला। तो अगर देखा जाए तो आप सबकी वैल्यू रखिए। m1 की वैल्यू कितनी है? 1 इंटू x2 की वैल्यू कितनी है? 5 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है भैया? 1 इंटू x1 की वैल्यू कितनी है? -3 अपॉन में m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 1। क्लियर हो रहा है?
कॉमा m1 कितना है आपका 1 इंटू y2 कितनी है तो y2 कितनी है 4 प्लस में m2 कितनी है तो m2 है आपके सामने 1 इंटू y2 कितनी है तो y2 कितनी है सॉरी m2 होगा तो यहाँ y1 होगा, माफ कीजिएगा यहाँ y1 होगा। तो m2 और y1 कितनी है भैया 10 है अपॉन में m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 1। क्लियर हो रहा है। अब देखते हैं इसमें आपको करना क्या है 5 1 आर 5 और प्लस इंटू माइनस माइनस 3 अपॉन में 1 प्लस 1 2 4 1 आर 4 प्लस 10 1 आर 10 अपॉन 1 प्लस 1 2। क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ नीचे लिख देते हैं 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2 और 2 अपॉन में 2 कॉमा 4 प्लस 10 हो जाएगा 14 और कॉमा अपॉन में 2 से 2 कैंसिल आया 1 2 7 आर 14। क्लियर हो रहा है। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 1 कॉमा में 7। तो यही आपके पी एक्स कॉमा वाई का क्या आया निर्देशांक का, यही आपका क्या है राइट आंसर है। क्लियर हो रहा है। तो आशा है कि आपको ये समझ में आ गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन। कौन सा 4 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि यदि बिंदुओं -1, -3 और x, 9 के बीच की दूरी 13 मात्रक है तो x का मान ज्ञात कीजिए, है ना। यानी कि दूरी का फॉर्मूला आपको लगाना होगा। तो सबसे पहले बिंदु क्या है -1, -3 लिख लीजिए। यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है। बिंदु क्या क्या है आपके पास -1, यहाँ देख लीजिए -1, -3। ठीक है। तो यहाँ एक बिंदु है -1, -3। इस बिंदु को नाम दे दीजिए ए। क्या नाम दे दीजिए ए। और दूसरा बिंदु क्या है, सॉरी दूसरा बिंदु क्या है आपके पास, दूसरा बिंदु जो है वो x, 9 है। क्या है x, 9। तो यहाँ दूसरा बिंदु मान लीजिए पॉइंट नंबर बी है यहाँ पर, और इसका निर्देशांक जो है वो x, क्या दिया हुआ है 9। x, इन दोनों बिंदुओं के बीच का क्या निकालना है आपको, दूरी निकालना है, यानी कि डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो आप मुझे बताइए अगर मैं कहूँ कि इसको x1 y1 मान लीजिए, क्या मान लीजिए x1 y1, और इसको क्या मान लीजिए आप x2 y2 मान लीजिए x2 y2। तो आपने डिस्टेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला ही पढ़ा हुआ है। अच्छा डिस्टेंस दिया कितना है आपके पास, डिस्टेंस इसने दिया है 13 मात्रक। कितना मात्रक है 13, यानी कि जो d की वैल्यू है वो कितना है भैया 13 मात्रक है। तो आपको रखना कि आपको डायरेक्ट फार्मूला रखना। आप जानते हैं फार्मूला क्या होता है डिस्टेंस का, d इक्वल टू होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्लियर हो रहा है। अब आपको क्या करना है, आपको वैल्यू रखते चले जाना है। d की वैल्यू कितनी है 13 है, x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू कितनी है भैया -1 है, माइनस x2 की वैल्यू कितनी है आप कहोगे x है, और इस पूरे का क्या है होल स्क्वायर, प्लस y1 की वैल्यू कितनी है -3 है, y2 की वैल्यू कितनी है तो y2 की वैल्यू 9 है। क्लियर हो रहा है। तो अब आप बताइए, यहाँ सॉरी माइनस है, माइनस में 9 है। ठीक है। तो अगर मैं कह दूं कि इसका स्क्वायर, अगर देखिए एक बार 13 इक्वल टू, यहाँ देखा जाए तो अगर मैं माइनस को कॉमन ले लूँ तो माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, या ऐसे ही a माइनस बी के होल स्क्वायर से तोड़ा जाए तो -1 का स्क्वायर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 1 आर 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2x, और इसका भी स्क्वायर होगा प्लस -3 और -9 तो -12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144। क्लियर हो रहा है। अब आप क्या करिए दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्लियर हो रहा है। तो इसका भी वर्क कर देंगे तो 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 144, इस रूट का भी क्या कर देंगे आप भैया स्क्वायर कर देंगे। तो 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, और रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, तो केवल 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 144 यही तो बचेगा। अब इस तरफ थोड़ा सा लिख देते हैं साइड में,
अब क्या है देखिए, अब आपके पास क्या वैल्यू आएगी, एक्स स्क्वायर, पहले साइड को एक्स स्क्वायर प्लस में क्या है 2x, ठीक है, और प्लस 144 और प्लस 145 हो जाएगा 145, और ये प्लस का 169 अगर इक्वल किधर ले आए तो माइनस में 169 हो जाएगा, और ये इक्वल किसके बचेगा, जीरो के। इधर का सारा वैल्यू उठा के इधर ले आए तो इधर क्या बचा, जीरो। अब आप कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 145, सॉरी घटा दिया जाए, 9 माइनस 5 क्या होगा, 4 होगा, 9 माइनस 5 क्या होगा, 4 होगा, और 16 माइनस 14 क्या होगा, 2 होगा। तो क्या आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, और ये माइनस बड़ा है तो माइनस का सिंबल लग जाएगा, तो -24, माइनस में 24, और ये इक्वल किसके आएगा, जीरो के। क्लियर हो रहा है। अब मैं ऐसा कौन सा नंबर ले लूं कि जब घटाऊं तो 24 हो जाए। देखिए यहाँ सिंबल माइनस का दिख रहा है, किसका सिंबल दिख रहा है, माइनस का, यानी घटाने पर कितना आना चाहिए, 2x आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 2x, और इन लास्ट वाले दोनों का गुणा कर दीजिए तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 24x² आना चाहिए। ये नियम है, ठीक है। अब आपको करना क्या होगा, देखिए आपको यहाँ लिखना है x² प्लस लिखना है यहाँ पर -24, वो भी लिख दीजिए, बराबर क्या लिख दीजिए, जीरो, यहाँ ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगा दीजिए। अगर मैं इसको 6x में से 4x को सब्ट्रैक्ट कर दूं, 6x में से 4x को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 6 में से 4 गया 2 आएगा, और 6 × 4 24 हो जाएगा, तो मेरा काम तो बन गया, ठीक है। तो आप कहेंगे x² प्लस, अब ब्रैकेट को तोड़ा जा रहा है तो 6x माइनस 4x और -24 इज इक्वल टू क्या आएगा, जीरो आएगा। अब मैं देखूं दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, तो आप कहेंगे x ही कॉमन दिख रहा है तो x + 6 हो जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, जो यहाँ बचा है वही वहाँ भी बचना चाहिए, तो मैं -4 कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ बचेगा x, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 4 6 8 24, ये बराबर किसके होगा, जीरो के। क्लियर हो रहा है। अब आप बताइए मुझे, क्या x + 6 एक ब्रैकेट में x - 4 एक ब्रैकेट में बराबर किसके होगा, जीरो के। तो x + 6 बराबर भी एक बार जीरो कर दीजिए तो x बराबर क्या होगा, -6, और x - 4 बराबर जीरो कर दीजिए तो x बराबर क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। यही आपका क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सबके बीच, क्या है, 22 कि किन्हीं 5 भागों को हल कीजिए। प्रश्न क्या है, किन्हीं 5 भागों को हल कीजिए। उसमें पहला प्रश्न है आपके सामने लिखा हुआ कि दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। क्या हो, जिनके वर्गों का योगफल क्या हो, 290 हो। तो दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं। कैसे मानने हैं, विषम। तो आपको मानना होगा कि माना, क्या मानना होगा, देखिएगा कि माना पहला विषम पूर्णांक, माना पहला विषम पूर्णांक कितना होना है, विषम क्या होता है कि जिसमें हम मान लीजिए x, मैंने मान लिया, क्या मान लिया, x, तो क्या x पे अगर मैं यहाँ 1 रखूंगा तब तो विषम है, लेकिन अगर मैं x की जगह पर 2 रख दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। यानी कि x की सभी वैल्यूज के लिए जो x है वो विषम नहीं है। तो बताओ अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तब क्या होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हो जाएगा 2x। अब x की आप कोई भी वैल्यू रखोगे, x के जहाँ पे अगर आपने 1 रखा तो हो जाएगा 2 1s are 2, x की वैल्यू अगर आपने 2 रखा तो 2 2s are 4, यानी कि ये सम आ रहा है। और अगर मैं सम में एक ऐड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, विषम। तो पहला विषम पूर्णांक आपने क्या मान लिया, 2x + 1। पहला क्या मान लिया आपने, 2x + 1। इसमें कितना कहा है, आपको दो ऐसे क्रमागत विषम पूर्णांक मानने हैं। क्या मानने हैं, आपको क्रमागत विषम पूर्णांक मानना है। क्रमागत माने इससे एक और ज्यादा। तो पहला मान लेते हैं 2x + 1, तो दूसरा क्या मानोगे, दूसरा विषम पूर्णांक क्या होगा, 2x + 1 तो है ही, इसमें 2 और ऐड कर दो तो हो जाएगा 2x + 3। तो पहला विषम पूर्णांक आपने मान लिया 2x + 1, और दूसरा विषम पूर्णांक आपने क्या मान लिया, 2x + 3। अब इसमें कह रहा है कि इनके वर्गों का योग, देखिए क्वेश्चन दिया है कि जिनके वर्गों का योगफल 290 है। तो सबसे पहले तो आपको इसका वर्ग कर देना है, यानी कि दिया गया है, क्या दिया है, वर्गों का योग, वर्गों का योग, वर्गों का योग कितना है, 290 है।
290। तो पहला क्या है 2x + 1 इसका स्क्वायर और दूसरा है 2x + 3 इसका स्क्वायर। इन दोनों का स्क्वायर कितना है 290। इन दोनों का स्क्वायर कितना है 290। अब ये a + b के होल स्क्वायर, ये भी a + b का होल स्क्वायर तोड़िए तो 2x का स्क्वायर होगा 4x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर होगा 1 और 2 दूना 4x। ठीक है, इसको भी तोड़ेंगे 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 2 दूना 4 तियाँ 12x और ये बराबर किसके आएगा 290 के। तो 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर कितना x स्क्वायर होगा 8x स्क्वायर प्लस 4x और 12x कितना हो गया 16x और प्लस में 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 और ये बराबर किसके होगा 290 के। क्लियर हो रहा है। अब मैं कहूँगा यहाँ से 8x स्क्वायर प्लस का 16x प्लस का 10 ये प्लस 290 इक्वल किधर आएगा तो क्या होगा -290 और ये बराबर में क्या आएगा 0 आएगा। तो 8x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 290 में से 10 गया तो -280 आया और ये बराबर किसके आएगा 0 के। अगर आप देखें यहाँ ध्यान से तो हमको लग रहा है कि 8 यहाँ भी कॉमन है, 8 यहाँ भी कॉमन है और 8 यहाँ भी कॉमन है। तो यहाँ से 8 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर, 8 गुना कितना होता है 16 यानी कि 2x माइनस 8 × 3 = 24, 4 बचा 40 हो गया, 8 × 5 = 40 और ये बराबर किसके हो जाएगा 0 के। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 ये गुणे का 8 उधर आएगा तो बटे 8 होगा और 0/8 भी क्या होता है 0 होता है। अब इस समीकरण को सॉल्व करना है आपको। समीकरण ऐसे द्विघात समीकरण सॉल्व करना आपने बहुत क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। क्या है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 = 0। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा आप इन दोनों का गुणा कर दो, यानी कि गुणा करने पर कितना आना चाहिए, गुणा करने पर आना चाहिए 35x स्क्वायर, 35x स्क्वायर और ये सिंबल आप देखो घटाने का, तो घटाने पर कितना आना चाहिए 2x आना चाहिए। इस तरह से आपको इस 2x को तोड़ना है। तो कैसे करेंगे आप जानते हैं कि x स्क्वायर प्लस यहाँ लगा दीजिए -35 इन्हीं को तोड़ना है। तो क्या मैं 7x में से 7x में से अगर मैं 5x घटा दूं तो 7 में से 5 जाएगा तो 2 आएगा, तो घटाने पर तो 2x आ गया। और अगर मैं 7 में 5 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 35x स्क्वायर आएगा। तो आप बोलोगे x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5x, माफ कीजिएगा -5x और -35। अब x दोनों में कॉमन दिख रहा है तो x कॉमन लिया तो अंदर बचा x + 7 और यहाँ -5 कॉमन दिख रहा है तो -5 कॉमन लिया तो आया x + 7। क्लियर हो रहा है। अब एक यहाँ भी x + 7 यहाँ भी x + 7 तो एक ब्रैकेट में x + 7 आ गया और एक ब्रैकेट में x - 5 आ गया, है ना। अब आपको बताएं अगर आप ये बराबर किसके था 0 के, यहाँ किसके है 0 के। तो एक बार x को 0 के बराबर x + 7 को 0 के बराबर कर दीजिए और एक बार x - 5 को 0 के बराबर करिए। तो x + 7 को 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी -7 आएगी और जब x - 5 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर क्या आएगा 5 आएगा। ठीक है, तो अब आपको वो पूर्णांक निकालने हैं तो यहाँ लिखना होगा आंसर अतः पूर्णांक पहला आपने क्या माना था 2x + 1, 2x + 1। तो अगर x की वैल्यू आपने -7 रख दी, क्या रख दिया -7, तो आप कह देंगे माइनस, यहाँ पर आप एक बार -7 रखिए एक बार 5 रखिए। तो अगर यहाँ 2 गुणे x की जगह पे -7 रखेंगे तो -7 + 1 तो -14 और -14 + 1 कितना हो जाएगा -13। और अगर आप x की वैल्यू क्या ले लेते हैं 5 ले लेते हैं तो 2x + 1 और यहाँ पर 2 × x की वैल्यू इस बार मैंने क्या ले लिया 5, तो 2 × 5 = 10 और 10 and 1 क्या हो जाएगा 11। तो अगर आपने -7x की वैल्यू लिया तो आएगा -13 और अगर आपने x की वैल्यू 5 लिया तो आएगा 11। तो ये तो पहला पूर्णांक हुआ, ये क्या हुआ पहला, अतः पहला पूर्णांक। और जब दूसरा पूर्णांक आपको निकालना होगा तो दूसरा पूर्णांक इससे 2 ज़्यादा है, यानी कि -13 से 2 ज़्यादा क्या हो जाएगा -11। और अगर आपने इसको लिया तो 11 से 2 ज़्यादा 13। तो एक आंसर होगा आपका -13 या 11 और दूसरा होगा -11 + 13, ठीक, -11 या 13। तो ये आपके क्वेश्चन का क्या हुआ राइट आंसर। तो आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है खा नंबर क्वेश्चन 22 का कि सिद्ध कीजिए कि
दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करती है। चलिए मैं एक ओरली फिगर बनाता हूँ, देखिएगा। सबसे पहला चीज़ तो मैं एक फिगर बना लेता हूँ, वृत्त। क्या बना लेता हूँ? वृत्त। ये 22 का ख नंबर क्वेश्चन है। एक वृत्त बनाता हूँ, ऐसे मैंने हाथ से बना लेना है, आपको इसी में समझ में आ जाएगा। मैंने एक क्या बना लिया? वृत्त। ठीक है। अब इस वृत्त में कह रहा है कि दो संकेंद्रीय वृत्त हैं। तो एक छोटा वृत्त होगा, संकेंद्रीय का मतलब होता है कि एक ही केंद्र से होकर खींची जाने वाली दो वृत्त। एक ही केंद्र से होकर खींची जाने वाले कितने वृत्त? दो वृत्त। क्लियर हो रहा है? तो ये आपके संकेंद्रीय वृत्त हुए। क्या हुए? संकेंद्रीय वृत्त। अब दो वृत्त हो गए। अब यहाँ क्या कह रहा है कि दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। बड़े वृत्त की एक जीवा है जो कि छोटे वृत्त को क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है। यानी कि इस छोटे वाले वृत्त को स्पर्श करती हुई बड़े वृत्त की एक जीवा, मान लो ये ए है और ये क्या है? बी है। देखो यहाँ पर स्पर्श कर रही है कि नहीं कर रही है? तो इस छोटे वृत्त को स्पर्श करती हुई जीवा, इसको मान लो ऐसे एक पॉइंट पर पी। ये पॉइंट क्या मान लो आप? पी मान लो। इस पॉइंट को क्या नाम दे दो आप? पी। तो कह रहा बड़े वृत्त की जीवा जो कि छोटे वृत्त को किस पर स्पर्श कर रही है? पॉइंट पी पर स्पर्श करती है। उसके आगे देखते हैं, कह रहा स्पर्श करती है तो स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। वृत्त को स्पर्श करती है तो सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु पर क्या होती है? समद्विभाजित होती है। यानी ये जो जीवा है ये क्या हो रही है? समद्विभाजित हो रही है। आपको यही सिद्ध करना है। क्लियर हो रहा है? आप क्या करिए, थोड़ा सा रचना कर दीजिए। आप इनसे ए को इसको ओ मान लो, तो ओ को ए से और ओ को बी से मिला दीजिए। ओ को ए से और ओ को बी से मिला दीजिए। ठीक है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है? आपको डायरेक्ट सोल्यूशन करना है। चलिए क्या करना है, आप ज्ञात है लिख लेंगे कि ज्ञात है कि दो वृत्त, एक वृत्त C1, इसको C1 मान लो, इसको क्या मान लो आप? C2 मान लो। क्लियर हो रहा है? अब आपको करना क्या है, आपको एक त्रिभुज दिख रहा होगा, त्रिभुज AOP, और एक त्रिभुज दिख रहा होगा त्रिभुज BOP। तो यहाँ लिखता हूँ कि त्रिभुज AOP में, त्रिभुज AOP तथा त्रिभुज BOP में, त्रिभुज BOP में क्या करेंगे? उसमें आपको दिख रहा होगा कि ये वाला साइड और इस त्रिभुज का ये वाला साइड और इस त्रिभुज का ये वाला साइड, ये दोनों कैसे होंगे? सेम होंगे। क्यों? क्योंकि ये भी वृत्त की त्रिज्या है और ये भी क्या है? वृत्त की त्रिज्या। तो आप बोलेंगे OA इक्वल है किसके? OB के। OA इक्वल है किसके? OB के। और रीजन में आप क्या लिखेंगे? वृत्त की त्रिज्याएं, वृत्त की त्रिज्याएं। और आप सब जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती हैं? समान होती हैं। क्लियर हो रहा है? अब अगर यहाँ पर देखा जाए, अगर आपने ये भी पढ़ा त्रिभुज में कि बराबर भुजा के सामने वाले कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो अगर इस भुजा के सामने वाला ये कोण और इस भुजा के सामने वाला ये कोण, ये दोनों कोण भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। किस प्रॉपर्टी से? त्रिभुज की प्रॉपर्टी से। तो आप कहेंगे एंगल OAP, एंगल OAP इक्वल होगा किसके? एंगल OBP के, एंगल OBP के। और यहाँ रीजन में आप क्या दर्शाएंगे कि त्रिभुज की प्रॉपर्टी से। और ये कौन सा त्रिभुज होगा? समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज के प्रगुण से। क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज कहता है कि उसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, और अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्लियर हो रहा है? अगली बात आती है, आपने एक साइड को देखा होगा OP को। किसको? OP को। ये जो OP साइड है ये इस त्रिभुज में भी है और यही OP साइड इस त्रिभुज में भी है। तो क्या OP अपने आप के ही इक्वल होगा कि नहीं होगा? और रीजन क्या लिख देंगे? उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। क्लियर हो रहा है? तो ये आप सब जानते हैं, सर्वांग समता का सिद्धांत सब जानते हैं कि सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए इस त्रिभुज का कोई 3 पार्ट इस त्रिभुज के किसी 3 पार्ट के बराबर सिद्ध कर देंगे तो आप कह देंगे कि वो त्रिभुज कैसा है? सर्वांग सम है। तो आप कह देंगे अतः त्रिभुज AOP ये सर्वांग सम होगा। क्या होगा? सर्वांग सम होगा त्रिभुज BOP के। और रीजन क्या लिखेंगे? भुजा भुजा कोण प्रमेय से, भुजा भुजा कोण प्रमेय से। तो यहाँ लिख देंगे भुजा
भुजा कोण प्रमेय से। क्लियर हो रहा है। अब आप बताइए, अब आप जानते हैं कि ये एक आपने पढ़ा हुआ है नियम कि अगर दो त्रिभुजों को आपस में आपने सर्वांगसम सिद्ध कर दिया तो आप ये भी जानते हैं कि उनके कोण भी, उनकी कोई भी दो साइड, कोई भी इस त्रिभुज का कोई भी पार्ट इस त्रिभुज के किसी भी पार्ट के आप इक्वल बोल सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि AP जो होगा वो इक्वल होगा किसके, BP के। अतः AP इक्वल होगा किसके, BP के। क्यों, CPCT हिंदी में लिखते हैं सर्वांग सम त्रिभुज के संलग्न अंग समान होते हैं। ठीक है, और यही आपको प्रूव करना था। तो आप कह देंगे इति सिद्धम। क्या बोल देंगे भैया, इति सिद्धम। क्लियर हो रहा है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 22 का खास सलूशन रहा है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। धन्यवाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि 22 का गा नंबर, 22 का गा कि चित्र में यदि LM पैरेलल टू CB और LN पैरेलल टू CD हो तो सिद्ध कीजिए कि AM अपॉन BM इज इक्वल टू AN अपॉन DN। और ये फिगर आपके सामने बनाया हुआ है, ये रहा उसका फिगर, ये फिगर बनाया हुआ है। तो इस फिगर को मैं पहले ही इसमें लिख चुका हूँ कि LM, और लिख भी चुका हूँ कि LM पैरेलल टू CB दिया है और LN पैरेलल टू CD ये भी दिया है। तो आपने एक प्रमेय पढ़ा होगा जो कि इसमें है थेल्स थ्योरम, थेल्स प्रमेय। क्या पढ़े होंगे, थेल्स प्रमेय। और थेल्स प्रमेय कहता है कि अगर LM, जैसे ये LM पैरेलल है किसके, BC के या CB के, तो जब किसी त्रिभुज पर खींची गई एक तिर्यक रेखा एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, एक त्रिभुज है ये और ये इसके क्या है, पैरेलल हैं, तो आप कह सकते हैं कि जो AM होगा, ये डायरेक्ट प्रमेय है, जो AM होगा इसका और जो MB है यानी कि BM बोल सकते हैं, BM जो है AM और BM इन दोनों का जो रेशियो है वो इक्वल होगा AL और CL के, AL और CL के, इन दोनों के रेशियो का क्या होगा, इक्वल होगा। इसको इक्वेशन नंबर क्या बोल दीजिए, आप फर्स्ट बोल दीजिए। इसी तरह से आप इस त्रिभुज में आएंगे तो आप कहेंगे कि इसमें LN और CD दोनों कैसे हैं, पैरेलल हैं। तो आप जब इन दोनों को पैरेलल देख रहे हैं तो आपको क्या करना है कि AL अपॉन में क्या करना है, CL अपॉन में क्या, CL, यानी कि AL अपॉन CL इसका जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा AN और DN के, AN अपॉन DN के। इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो समीकरण 1 और 2 से आपको एक चीज दिख रहा होगा, समीकरण 1 तथा 2 से क्या दिख रहा होगा कि AL अपॉन CL यहाँ भी, AL अपॉन CL यहाँ भी। तो अगर ये दोनों पक्ष आपस में इक्वल हैं तो ये दोनों पक्ष भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आप कह देंगे समीकरण 1 तथा 2 से AM अपॉन BM ये इक्वल होगा किसके, AN अपॉन DN के, AN अपॉन DN के। कह रहा AM अपॉन BM ये इक्वल होगा किसके, AN अपॉन DN के। और यही तो आपको प्रूफ करना था, यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था कि AM अपॉन BM इक्वल टू AN अपॉन DN। तो आपका यही तो आया आंसर। इसका मतलब ये क्या हो गया, आपका प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया, ये प्रूव्ड। क्लियर हो रहा है। चलिए मिलता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 का घा नंबर, 22 का घा। द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य को ही हम क्या बोलते हैं, मूल बोलते हैं। शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शून्य ज्ञात कर लेते हैं। क्या करते हैं, शून्य ज्ञात करते हैं। तो क्या करेंगे आप, ये मैंने इक्वेशन लिख लिया है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको तो सॉल्व करना बहुत ही आपके लिए आसान है कि मल्टीप्लाई करने पर क्या आए, 10x स्क्वायर आए। क्या आए, 10x स्क्वायर आए। और यहाँ सिंबल प्लस का दिख रहा है, यानी कि जोड़ने पर कितना आए, 7x आए। इस 7x को कुछ इस तरह तोड़िए। तो आप यहाँ लिख दीजिए x स्क्वायर प्लस और यहाँ लिख दीजिए आप 10। अगर मैं इसको 5x
+2x में तोड़ दूंगा तो 5 + 2 7 हो जाएगा और 5 2 10x² हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो आप इसको तोड़ेंगे x² + 5x + 2x + 10। क्लियर हो रहा है? अच्छा, शून्य करना है तो यानी कि इसको क्या कर देना है, जीरो। क्या कर देना है, इसको जीरो कर देना है। x², इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा, तो x कॉमन दिख रहा, तो एक ब्रैकेट में x + 5 बच जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा, +2 कॉमन दिख रहा, तो यहाँ x + 5 दिख जाएगा। ये बराबर किसके होगा, जीरो के। क्लियर हो रहा है? अब आगे देखें अगर यहाँ पर, तो x + 5 यहाँ भी, x + 5 यहाँ भी कॉमन दिख रहा, तो x + 5 को एक ब्रैकेट में डाल दीजिए और सेकंड ब्रैकेट में x + 2 दिखेगा। x प्लस क्या दिखेगा, 2, और ये बराबर किसके आएगा, जीरो के। क्लियर हो रहा है? तो एक बार x + 5 को जीरो के बराबर कर दीजिए और एक बार x + 2 को जीरो के बराबर कर दीजिए। x + 5 को जीरो के बराबर करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, -5। x + 2 को जीरो के बराबर करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2 होगा। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? तो आपको क्या करना है, अब इसके दो मूल निकले तो एक मूल को आपको क्या मान लेना है, इसको आप अल्फा मान लो। क्या मान लो, अल्फा। और इस दूसरे वाले मूल को क्या मान लो, बीटा। क्योंकि आप सबको पता है कि जो द्विघात समीकरण होता है उसके दो मूल भी होते हैं। एक मूल को आपने अल्फा मान लेना है, दूसरे मूल को आपको क्या मान लेना है, बीटा। ठीक है? अब उसी क्वेश्चन को एक बार दोबारा लिखता हूँ। लिखा है x² + 7x + 10। इसको ax² + bx + c से तुलना कराइए तो आपको यहाँ 1 लिखा हुआ है, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ क्या है, 1। तो a की जगह पर आपको क्या दिखेगा, 1 दिखेगा। b की जगह पर क्या दिखेगा, आपको 7 दिखेगा। और c की जगह पर क्या दिखेगा, आपको 10 दिखेगा। तो आपने पढ़ा हुआ है कि मूलों का योग अल्फा + बीटा = क्या होता है, -b/a। तो जहाँ पर अल्फा है वहाँ क्या रख दीजिए आप, -5 रख दीजिए, -5 प्लस। जहाँ पर बीटा है वहाँ पर क्या रख दीजिए, -2 रख दीजिए, -2 रख दीजिए। माइनस, और b की वैल्यू कितनी है, 7 है, अपॉन में a की वैल्यू कितनी है, 1। तो -5 और प्लस इंटू माइनस, -5 -2 -7 होगा, =-7। तो आप कहेंगे कि LHS इक्वल है किसके, RHS के। तो यहाँ आपने गुणांकों के सत्यता की जांच भी कर ली और यहाँ पर आपने मूलों को भी प्राप्त कर लिया। तो यही आपके इस क्वेश्चन का क्या होता है, राइट आंसर होता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अंगा नंबर, क्वेश्चन 22 का अंगा कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। आपसे माध्य पूछ रहा है, जिसका वर्ग अंतराल दिया हुआ है और बारंबारता दिया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैंने लिखा हुआ है अपने इस पेज में, देखिए पहले लिख लिया है। वर्ग अंतराल क्या दिया है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ये आपको वर्ग अंतराल बुक में दिया हुआ, क्वेश्चन में दिया हुआ, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक है, और फिर इसकी बारंबारता दी हुई है 2, 4, 7, 3 और 2। ठीक है, अब आपको xi निकालना है। क्या निकालना है, xi। तो xi निकालने के लिए आपको वर्ग अंतरालों को जोड़ देना है। 0 में 10 जोड़ेंगे क्या होगा, 10, और 10/2 करेंगे तो क्या होगा, 5। 10 में 20 जोड़ेंगे होगा 30, 30 में 30/2 करेंगे क्या होगा, 15। 30 20 50, 50 में 2/2 करेंगे क्या होगा, 25। 40 30 70, 70/2 करेंगे 35। 40 50 90, 90/2 करेंगे 45। क्लियर हो रहा है? तो आपका xi निकल के आ गया। अब आप सबने पढ़ा होगा फॉर्मूला, जो पढ़ा है कि जो समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है, समांतर माध्य x बार का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा i = 1 से n fi इंटू xi अपॉन में सिग्मा fi, i = 1 से n, यही होता है फॉर्मूला। अब आपको करना क्या है, आपको fi तो मिल गया है, ये fi इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, fi। xi भी मिल गया है तो fi इंटू xi निकाल दीजिए। तो 2 पंचे 10, 15 चौके 60, 25 सत्ते 7 पचे 35 के 5, 7 9 14, 14 और 3 17, 175 आएगा। 25 35 3 पचे 15 के 5, 3 त्रिका 9, 9 और 1 10, 105 और 45 9 कितना होगा, 90 होगा। क्लियर हो रहा है? अब आपको क्या निकालना है, आपको सिग्मा fi xi निकालना है। सिग्मा का मतलब होता है कि सबका सम चाहिए। क्या चाहिए, सबका सम।
तो सिग्मा आई इक्वल टू 1 से n एफ आई एक्स आई। सबको जोड़ दीजिए, 0 0 0 5 5 10 के 0, 10 9 19 19 सॉरी 10 9 और 1 10 7 17 17 6 23 23 और 1 24 के 4 हासिल आया 2, 1 1 2 2 और 2 हासिल 4, 400 कितना आया 40। एक बार दोबारा जोड़ लीजिए, 0 5 5 10 के 0 हासिल आया 1 1 6 7 7 और 1 हासिल 8 8 7 15 15 और 9 कितना होता है 24 के 4 हासिल आया 2, 1 1 2 और 1 हासिल 2 हासिल 4, 440 आया। अब आपको सिग्मा एफ आई भी चाहिए, क्या चाहिए सिग्मा एफ आई चाहिए, सिग्मा आई इक्वल टू 1 से n एफ आई। जोड़ दीजिए, 2 4 6 7 13 13 3 16 16 और 2 18, 2 4 6 6 7 13 13 3 16 16 और 2 18। तो आपको सिग्मा एफ आई एक्स आई चाहिए था, जो कि आपको मिल गया, कितना मिला 440, 440 अपॉन सिग्मा एफ आई चाहिए था, सिग्मा एफ आई कितना है 18, तो 2 9 18, 2 दूना 4 2 दूना 4 2 शून्य में शून्य, तो 220 बटे कितना आया 9 आया, और डिवाइड करेंगे तो 9 दूना 18, 4 22 बचा 40 हो गया, 9 चौक के 36 4 40 9 सॉरी 22 हाँ 40 हो गया, 9 चौक 36 4 40 फिर 9 चौक 36 9 चौक 36, तो 24.44 आपके इस क्वेश्चन का क्या होना है राइट आंसर होना है। क्लियर हो रहा है, आशा कि आपको समझ में आ रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 का चा, 22 का चा कि एक थैले में 5 लाल गेंदें और कुछ नीली गेंदें हैं, 5 लाल गेंदें और कुछ नीली गेंदें। तो आपको क्या करना है, आपको एक थैला बना देना है। क्या बना देना है, थैला। मान लीजिए मेरा थैला है, इसमें रेड गेंदें कितनी हैं 5 और नीली गेंदें यानी कि ब्लू बॉल्स कितनी हैं कुछ, तो कुछ का मतलब क्या है x। तो यहां आप लिख भी सकते हैं कि माना नीली गेंदें x हैं, कितनी है x है। क्लियर हो रहा है, थोड़ा सा राइटिंग गड़बड़ हो जा रहा है। माना नीली गेंदें कितनी है x है। कह रहा है इसमें देखिए खुद क्वेश्चन कह रहा है कि एक थैले में 5 लाल गेंदें और कुछ नीली गेंदें हैं, यदि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, कह रहा है इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, तो अगर मुझे नीली गेंद निकालने की प्रायिकता निकालनी हो तो यानी कि P और नीली गेंद यानी कि B, P भी निकालना हो तो क्या होता है प्रायिकता, संभावित प्रायिकता बटे कुल प्रायिकता। तो संभावित प्रायिकता कितनी है भैया मेरे x है, यानी कि अगर मैं उसमें से बॉक्स में से निकालूंगा तो हो सकता हो कि हर बार x क्या नाम है नीली गेंदें निकले, तो जितनी नीली गेंदें होंगी उतनी ही तो प्रायिकता होगी संभावित। तो संभावित प्रायिकता कितनी है x है अपॉन कुल प्रायिकता कितनी है, हो सकता हो रेड निकल जाए, हो सकता हो ब्लू निकल जाए, यानी कि कुल प्रायिकता कितनी है x प्लस में 5 है। ठीक है, दूसरी बात आपसे क्या कह रहा है, अगर आपने नीली गेंद निकालने की प्रायिकता निकाल दी तो आपको रेड गेंद निकालने की भी क्या निकाल देनी है, प्रायिकता निकाल देनी है। तो रेड बॉल कितने हैं 5 है, यानी संभावित प्रायिकता कितनी है 5 है, और कुल प्रायिकता कितनी है x प्लस 5 है, कुल प्रायिकता कितनी है x प्लस 5। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इस थैले से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है, यानी कि जो नीली गेंद निकालने की प्रायिकता है वो लाल गेंद की प्रायिकता की क्या है दुगनी है। यानी कि अगर मैं यहाँ x अपॉन एक्स प्लस 5 रखूँ और यहाँ पर 5 अपॉन एक्स प्लस 5 रखूँ तो ये नीली गेंद की प्रायिकता है, ये लाल गेंद की प्रायिकता है, और जो नीली गेंद की प्रायिकता है वो लाल गेंद की प्रायिकता की क्या है दुगनी है, यानी कि ये वाली प्रायिकता क्या है दुगनी है। तो अगर मैं इसको भी 2 गुना कर दूंगा तो क्या दोनों इक्वल नहीं हो जाएंगे, आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएंगे। कह रहा जो नीली गेंद की प्रायिकता है वो लाल गेंद की प्रायिकता की दुगनी है, और अगर ये दुगनी है तो इसको भी दुगना कर देंगे, दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। अब आपको सॉल्व कर देना है, आप कहेंगे x अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 5 2s are 10 अपॉन एक्स प्लस 5। x प्लस 5 से x प्लस 5 नीचे से ही उड़ा दीजिए और x की वैल्यू क्या बचने वाली है आपके पास 10। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा था कि नीली गेंदों की संख्या कितनी है। देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ है कि तो थैले में नीली गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो नीली गेंदों की संख्या थैले में कितनी है 10 है, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है
कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 157 मीटर स्क्वायर है। यदि इनके परिमापों का योगफल 68 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। वर्गों के क्षेत्रफल, तो सबसे पहले आप वर्ग जानिए, कितने वर्ग हैं इसमें? दो वर्ग। कितने वर्ग हैं? दो वर्ग हैं। इस वर्ग का साइड मान लीजिए x है, तो सभी साइड वर्ग की क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो इस वर्ग की साइड आप क्या मान लीजिए? x, और इस वर्ग की साइड आप क्या मान लीजिए? y। तो आप लिख भी सकते हैं कि माना पहले वर्ग की भुजा x तथा दूसरे वर्ग की भुजा y है। ठीक है। अब अगर इसका मैं क्षेत्रफल निकालूं, क्या निकालूं मैं इसका? इस वर्ग का मैं क्षेत्रफल निकालूं, इस छोटे वाले वर्ग का, तो क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है, यानी कि x का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। और अगर इसका क्षेत्रफल निकालूं तो इसका भी क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर, यानी कि इसका क्या हो जाएगा? y का स्क्वायर। दोनों का क्षेत्रफल निकल गया। अब अगर मैं परिमाप निकालूं, क्या निकालूं? परिमाप। तो परिमाप क्या होता है? 4 गुणे भुजा, यानी कि 4 गुणे भुजा क्या है? x। और इसका क्षेत्रफल परिमाप निकालूंगा तो 4 गुणे भुजा, यानी कि 4 गुणे क्या हो जाएगा? y। तो इसका क्षेत्रफल और इसका परिमाप, इसका क्षेत्रफल और इसका परिमाप, दोनों बातें निकल गई। अब आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि उनके क्षेत्रफलों का योग, यहां देखिए लिखा हुआ है कि उनके क्षेत्रफलों का योगफल 157 मीटर स्क्वायर है। तो क्षेत्रफल इसके क्या क्या निकले हैं? एक्स स्क्वायर, और इसके क्षेत्रफल क्या निकले हैं? वाई स्क्वायर। तो पहला कंडीशन है प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त से क्या कह रहा है कि उनके क्षेत्रफलों का योगफल, तो यानी कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो योगफल है वो कितना है? कितना दिया हुआ है? 157 मीटर स्क्वायर, 157 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर क्या बन गया आपका? ये फर्स्ट बन गया। सेकंड क्या कह रहा है? कह रहा है कि उनके परिमापों का योगफल, इनके परिमापों का योगफल 68 मीटर हो। तो परिमाप इसके कौन कौन से हैं? 4x, द्वितीय शर्त देख लीजिए, द्वितीय शर्त से उनके जो परिमापों का योगफल देखा जाए तो इसका परिमाप क्या क्या है? एक है उसका परिमाप 4x, और दूसरा परिमाप क्या है? 4y, और इनका योगफल कितना दिया हुआ है? इनका योगफल जो है वो कितना है? 68 मीटर। कितना है? 68। तो अगर यहाँ से मैं 4 कॉमन ले लूँ तो आ जाएगा x प्लस वाई, और ये 68, ये 4 जो कॉमन लिए यहाँ नीचे आ जाएगा, तो 17 चौक के 68, यानी x प्लस वाई की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 17 आएगी। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया आपका? सेकंड हो गया। इक्वेशन क्या हो गया आपका? सेकंड हो गया। ठीक है। अब आपने पढ़ा हुआ है, आप देखिए इस समीकरण को हल करने का क्या करना पड़ेगा? समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से x प्लस वाई बराबर क्या होता है? 17 है, तो x बराबर क्या होगा? 17, और प्लस वाई उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस वाई। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए आप? थर्ड मान लीजिए। क्लियर हो रहा है? अब आपका x बराबर 17 माइनस 3y समीकरण 2 से निकालने हैं, तो समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 क्या है? देखिए लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 157। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे आप क्या? देख लेते हैं आगे थोड़ा सा। यहाँ लिखा हुआ एक्स स्क्वायर, और एक्स यहाँ पे क्या लिखेंगे? 17 माइनस वाई। तो 17 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 157। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर होता है 289, माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 17 यानी कि 34 वाई, और प्लस वाई स्क्वायर, और ये बराबर किसके होगा? 157 के। क्लियर हो रहा है? अब देखा जाए तो 1 वाई स्क्वायर 2 वाई स्क्वायर माइनस में 34 वाई, और प्लस 289, और ये माइनस का x प्लस का 157 इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस 157, ये बराबर में क्या आएगा? 0। तो यानी 2 वाई स्क्वायर माइनस 34 वाई, और 9 में से 7 गया कितना आया? 2 आया। 8 में से 5 गया कितना आया? 3 आया। 9 में 7 गया 2, 8 में से 5 गया 3, 2 में से 1 गया 132 बराबर किसके आएगा? 0 के। क्लियर हो रहा है? अब मैं अगर यहाँ से कॉमन ले लूँ, 2 2 2 सब में दिख रहा है, तो 2 कॉमन ले लूँ तो आएगा वाई स्क्वायर। देख लीजिए वाई स्क्वायर माइनस 17 वाई, और माइनस 2 छक 12, 2 छक 12, तो 66 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अब सॉरी प्लस में आएगा, क्योंकि प्लस वैल्यू ज़्यादा है तो प्लस में आएगा। ठीक है। क्लियर हो रहा है? देखिए यहाँ प्लस 289 में से 157 बचाएंगे तो प्लस कितना आएगा? 132, तो प्लस 132, यहाँ प्लस 66 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 17 वाई और प्लस 66, और ये गुणे का 2 उधर जाएगा बटे 2, तो 0 बटे 2 क्या होगा? 0। ठीक है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं इस तरफ।
y² माइनस 17y बराबर प्लस 66, ये बराबर किसके है 0 के। तो आपका गुणा करने पर कितना आना चाहिए 66y² आना चाहिए और जोड़ने पर कितना आना चाहिए 17y आना चाहिए। इस प्रकार तोड़िए तो y² माइनस यहाँ क्वेश्चन लगा देंगे बराबर प्लस 66 बराबर 0। तो क्या इसको मैं 11y प्लस 6y में तोड़ सकता हूँ। 11y प्लस 6y 17y हो जाएगा और 11 इंटू 6 यानी कि 66 हो जाएगा। अब इसी को आगे सॉल्व करते हैं तो आप कहेंगे y² माइनस 11y और माइनस इंटू प्लस माइनस 6y और प्लस 66 बराबर 0। y दोनों में कॉमन दिख रहा है तो y कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 11 एक ब्रैकेट में बचेगा, माइनस 6 दोनों में कॉमन दिख रहा है तो यहाँ से माइनस 6 कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 11 इस ब्रैकेट में बचेगा बराबर में 0। तो y माइनस 11 एक ब्रैकेट में और y माइनस 6 एक ब्रैकेट में बराबर किसके आएगा 0। एक बार y माइनस 11 को 0 के बराबर करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर प्लस 11 और एक बार y माइनस 6 को 0 के बराबर करेंगे, क्या करेंगे y माइनस 6 को 0 के बराबर करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 6 आ जाएगी। क्लियर हो जा रहा है, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। तो अगर मैं लंबाई निकालूं, अब आपसे क्या पूछा था, आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ देख लीजिए, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए भुजाएं। तो आपने पहले वर्ग की भुजा क्या निकाल दी 11 या 6, तो इस वर्ग की भुजा होगी या तो 11 होगी, इस वर्ग की जो भुजा होगी देख लीजिए, इस वर्ग की भुजा या तो 11 मीटर होगी या तो 6 मीटर होगी। ठीक है, अब आइए x की वैल्यू निकालते हैं। तो किसी भी इक्वेशन में उठा करके रख दीजिए वैल्यू, तो यहाँ से x का मिल जाएगा, यहाँ 3 में रख दीजिए तो y इक्वल टू 11 एंड 6 समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखिएगा तो समीकरण क्या है x बराबर 17 माइनस y, एक बार 11 रख दीजिए तो x बराबर 17 माइनस 11 यानी कितना आ जाएगा 6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। और एक बार x बराबर 17 माइनस y है तो x बराबर क्या होगा 17 माइनस, इस बार y की जगह पे 6 रख दीजिए तो कितना आ जाएगा 11। तो x की वैल्यू, जब x की वैल्यू y की वैल्यू आप 11 लेंगे, कितना लेंगे 11, तो x कितना आएगा 6 आएगा। और जब आप x की y की वैल्यू आप 6 लेंगे तो x कितना आएगा 11 आएगा। तो यानी कि ये रहा आपके पहले वर्ग की भुजा और ये रही आपके दूसरे वर्ग की भुजा। ठीक है, तो ये दोनों ही आपको आंसर दिख गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आशा कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है आपके पास लिखा हुआ है कि एक 23 का जो 8वां नंबर क्वेश्चन है कि एक नाव की शांत जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा जो चाल है, एक नाव की गति शांत जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में और 24 किलोमीटर धारा की दिशा जाने पर 1 घंटा अधिक समय लेती है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए कि धारा की चाल कितनी है x, यहाँ लिख दीजिए कि माना धारा की चाल x किलोमीटर पर आवर है। क्लियर हो रहा है, धारा की चाल कितना मान ली हमने x किलोमीटर पर आवर है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन में दिया क्या है। फिर क्वेश्चन में दिया है कि नाव की गति शांत जल में 18 किलोमीटर प्रति आवर है ना, यानी कि जो नाव की गति है, किसकी गति है, नाव की गति वो कितनी है 18 किलोमीटर पर आवर है। कितना है 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है, अगर मैं धारा की विपरीत चाल बताऊं, धारा के विपरीत चाल, धारा के विपरीत चाल और इधर धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल, एक है धारा के विपरीत और एक है धारा के अनुकूल। तो अगर यहाँ पर चाल देखा जाए, क्या देखा जाए चाल, तो धारा के अगर विपरीत की बात करूं तो विपरीत क्या होगा, जो विपरीत होगा मान लीजिए नाव की गति है आपके 18 किलोमीटर, कितना है 18, तो धारा क्या होगा, अगर आप धारा के विपरीत आपकी नाव चलेगी तो नाव का विरोध करेगा, और नाव का विरोध करेगा यानी कि धारा क्या करेगा, नाव की गति को कम करेगा, तो 18 माइनस क्या हो जाएगा x, यानी कि कम करने का मतलब होता है माइनस। और यहाँ धारा के जब अनुकूल मतलब जिस दिशा में आपकी नाव चल रही है उसी दिशा में अगर आप धारा को भी चलाएंगे, मतलब धारा भी उसी दिशा में चल रही है, आपकी नाव भी उसी दिशा में चल रही है, इसका मतलब आप
आपका जो चाल है वो धारा की नाव की चाल को बढ़ाएगा, धारा की चाल, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा 18 प्लस में x। क्लियर हो रहा है। अब देखिए आगे क्या कर रहा है, अगर मैं यहाँ से समय पूछूं, क्या पूछूं, नहीं एक बार देख लेते हैं। दूरी कितना दिया हो दोनों में, हर बार दूरी यहाँ भी 24 किलोमीटर दिया है, यहाँ भी कितना दिया हुआ है 24 किलोमीटर, यानी कि यहाँ भी दूरी कितनी है 24 किलोमीटर, दूरी है आपका पास 24 किलोमीटर। और यहाँ बाबू दूरी कितनी है, यहाँ पर चाल कितना दिया हुआ है 18 प्लस x, और दूरी कितनी है 24 किलोमीटर। इतने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगर मैं समय निकालूं तो यहाँ पर अगर मैं समय निकालूं तो समय बराबर क्या होता है दूरी और बटे में क्या होता है चाल। तो दूरी कितना भैया 24 है और चाल कितना है 18 माइनस x है। सेम यही चीज़ यहाँ भी करूँ कि समय अगर यहाँ पर मैं फाइंड करना चाहूँ तो समय बराबर क्या होता है दूरी अपॉन में होता है चाल। तो दूरी कितना भैया, दूरी है 24 और चाल कितना है 18 प्लस x। क्लियर हो रहा है। अब यहाँ देखिए क्या कर रहा है, अच्छा कौन ज़्यादा है 24 बटे 18 माइनस x ज़्यादा है या 24 बटे 18 प्लस x ज़्यादा है। तो आप सब जानते हैं जब अगर न्यूमरेटर सेम हो तो जिसका डिनोमिनेटर ज़्यादा होता है वही छोटा होता है। तो यानी कि इसका डिनोमिनेटर ज़्यादा है तो ये क्या है छोटा है, ये क्या है छोटा है, यानी कि ये कम है, ये क्या है कम है, यानी कि धारा के अनुकूल कम समय लेगा और धारा के विपरीत अधिक समय लेगा वही दूरी तय करने में। तो क्या कह रहा है, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि विरुद्ध जाने में धारा की दिशा में जाने पर 1 घंटा अधिक समय लेता है। कितना समय लेता है 1 घंटा अधिक, यानी कि ये अधिक लेता है, ये क्या लेता है अधिक, और कितना अधिक लेता है 1 घंटा, यानी कि इन दोनों के समय का अंतर कितना है 1 घंटा है, यानी कि 24 अपॉन 18 माइनस x और 24 अपॉन 18 माइनस x, इन दोनों का अंतर कितना है भैया 1 है। कितना है 1। अब इसी को सॉल्व करते हैं। आगे लिखा होगा अगर मैं 24 दोनों में देख रहा हूँ कॉमन ले लिया जाए तो 1 अपॉन 18 माइनस x बचेगा, 1 अपॉन 18 माइनस x और माइनस 1 अपॉन 18 सॉरी यहाँ पर 18 प्लस x, यहाँ क्या है 18 प्लस x, 1 अपॉन 18 माइनस x और यहाँ पर 1 अपॉन 18 प्लस x इज इक्वल टू क्या होगा 1। अब यहाँ पर इंटू में 24 इक्वल के उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा अपॉन में 24। तो 18 प्लस x का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 18 प्लस x ही आएगा, और माइनस ये -1 है कि नहीं है, तो -1 में 18 का मल्टीप्लाई करोगे तो -18, और -1 में माइनस x का मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस x, अपॉन में 18 माइनस x एक ब्रैकेट में और 18 प्लस एक ब्रैकेट में, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, ये ना किए हैं, और इज इक्वल टू 1 इंटू का 24 इधर आएगा तो क्या होगा अपॉन में 24। इतना क्लियर हो रहा है। इस तरफ सॉल्व कर देना, देखिएगा अभी थोड़ा सा और लेके आते हैं नीचे। फिर अगला देखिए, इसी में लिखा हुआ कि 18 और -18 कैंसिल हो गया, 1x और 1x कितना x हुआ 2x, a माइनस बी और a प्लस बी, तो फार्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी कि 18 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का। 18 का स्क्वायर क्या होता है, यहाँ प्लस x है, 18 का स्क्वायर क्या होता है 324 और माइनस x का स्क्वायर, और ये इक्वल किसके होगा 1/24 के होगा। क्लियर हो रहा है 1/24 के। अब यहाँ मैं तिरछा गुणा कर दूँ तो 24 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, पहली बात तो 324 माइनस एक्स स्क्वायर, 324 माइनस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई तिरछा गुणा कर रहे हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर में करेंगे तो 324 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 24 ना 48x। क्लियर हो रहा है। अब माइनस एक्स स्क्वायर को इक्वल के उधर लेके आएंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस 48x पहले से ही है, और प्लस 324 इक्वल किधर आएगा तो माइनस 324, और ये इक्वल किसके बचेगा 0 के बचेगा, इक्वल किसके बचेगा 0 के। अब यहाँ से मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर, और यहाँ कितना एक्स स्क्वायर होगा, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324, और ये बराबर किसके होगा 0 के। क्लियर हो रहा है। अब आइए इसको देखते हैं। अब सबसे बड़ी बात होती है कि अब आपको क्या करना है, इसका फैक्टर करना है। क्या करना है, इसका फैक्टर। और आपको ये समझ नहीं आ रहा कि मैं किसको कैसे तोड़ूं, कि घटाऊं तो आ जाए 48x और जब गुणा करूं तो आ जाए 324। तो आप सब फैक्टर लिखना तो जानते होंगे। 324 का फैक्टर या तो 1 होगा या तो 324 होगा, या तो 2 होगा या तो 1, 2 6 12, 2 दूना 4 होगा, या तो 3 होगा, या तो 3 कन्यन 3, 3 अच्छे 24 होगा, या तो 4 होगा, या तो
4 होगा, 4 से डिवाइड करते हैं, 4 अच्छे 32, 4 के अंदर 4, हाँ 4 से डिवाइड करिए, 4 अच्छे 32, 4 एक अंदर में 4, अभी भी नहीं आ रहा है। फिर 5 से नहीं आएगा, 6 से देखते हैं, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 6 32, 6 चौक 24, 6 32, 4 बचेगा, नहीं आएगा। 6 के बाद 7, 7 से निकलेगा, 8 से देखिए, 8 चौक 32 नहीं होगा, 9 से देखिए, 9 त्रिक 27, 5 32, 9 त्रिक 27, 5, फिर यहाँ पर लेते हैं, 5 से कटेगा नहीं, 6 लेते हैं, तो 6 लेते हैं, तो 6 और 6 के लेके जाएंगे, तो 6 पंचे 30, 6 चौके 24, 54 और 6। अब देखिए 54 में से अगर मैं 6 घटा दूंगा तो 48 हो जाएगा, और 54 गुणे 6 करेंगे तो 324 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे आप एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर मैं 54x माइनस 6x, और यहाँ माइनस 324, ये बराबर किसके होगा, 0 के। तो 54x में से 6x गया तो 48x आ जाएगा, और माइनस में 324 लिखा हुआ है। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324, ये बराबर किसके होगा, 0 के। x दोनों में से कॉमन ले लूँ तो x प्लस 54 आ जाएगा, इन दोनों में से माइनस 6 कॉमन ले लूँ तो x प्लस 54 हो जाएगा, इज इक्वल किसके होगा, 0 के। तो x प्लस 54 एक ब्रैकेट में दिख रहा है आपको, और x माइनस 6 आपको सेकंड ब्रैकेट में दिख रहा है, इक्वल टू 0। एक बार x प्लस 54 को 0 के बराबर कर दीजिए तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 54, और एक बार x माइनस 6 को 0 के बराबर कर दीजिए तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस में 6। क्लियर हो रहा है। तो आपको माइनस की वैल्यू कभी लेनी नहीं है, आपको लेना कौन सा है, प्लस की वैल्यू, क्योंकि माइनस में कभी भी आपका चाल नहीं हो सकता। तो आपसे पूछा क्या था, धारा की चाल, क्या पूछा था आपसे, धारा की चाल। तो धारा की चाल आपने क्या माना था भैया, धारा की चाल आपने माना था x किलोमीटर पर आवर, क्या माना था, x, और x की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई, 6, यानी कि धारा की चाल बराबर 6 किलोमीटर पर आवर, और यही इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर। आशा है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। ठीक है, बिना कुछ सोचे समझे आप एक बनाओ। क्या कह रहा है कि एक पेडेस्टल है, बना दो एक पेडेस्टल, एक क्या बना दीजिए, पेडेस्टल बना दीजिए। एक मैंने पेडेस्टल बना दिया, कुछ इस तरह मैंने पेडेस्टल बना दिया। ठीक है, अब इसका एक शिखर है और इसके शिखर पर एक मूर्ति बनी हुई है। इसके शिखर पर क्या बनी हुई है, एक मूर्ति, और इस मूर्ति का जो ऊंचाई है वो कितना है, 1.6 मीटर। कितना है, 1.6 मीटर। इस मूर्ति की जो ऊंचाई है भैया वो कितनी है, 1.6 मीटर दिया हुआ है। क्लियर हो रहा है। फिर आगे देखते हैं, अगला आगे पढ़िए। फिर कह रहा कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भूमि के एक बिंदु से, ऐसे आइए भाई, ये जो पेडेस्टल बना होगा ये किसी भूमि पर ही तो बना होगा। पेडेस्टल जो बना है वो भूमि पर ही बना है, और कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि किसके शिखर का, इस मूर्ति के शिखर का, इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना डिग्री है, इसका जो ये उन्नयन कोण है वो कितना डिग्री है भाई मेरे, वो कितना है, 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री। तो यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, 60 डिग्री। क्लियर हो रहा है। फिर आगे क्या कह रहा है, उसी में आगे पढ़िए। और उसी बिंदु से, जिस बिंदु से आपने भूमि से, जिस बिंदु से आपने 60 डिग्री बनाया है, उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। किसके शिखर का, पेडेस्टल। तो पेडेस्टल का शिखर यही तो है, तो पेडेस्टल के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना डिग्री है भाई, 45 डिग्री। कितना डिग्री है ये एंगल कितना है, 45 डिग्री। क्लियर हो रहा है। अब आगे देखिए, तो आपसे पूछा क्या है, तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पेडेस्टल की क्या ज्ञात कीजिए, ऊंचाई। मान लीजिए कि जो पेडेस्टल है उसकी जो हाइट है वो कितनी है, h है। पेडेस्टल की हाइट कितनी है, h है, और ये जो शिखर से यहाँ से लेकर के इस बिंदु की जो दूरी है वो कितनी है, x। ये दूरी कितनी दी हुई है, x दी हुई है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, जब फिगर बन के रेडी हो गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक बार आपको tan 60 डिग्री लेना है। मैं tan क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास लंब और आधार है, और लंब और आधार अगर मिल जाए तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, आसान। तो सबसे पहले मैं tan 45 लेता हूँ। तो tan 45 डिग्री इक्वल टू, अब जब आप tan 45 लेंगे तो 45 तो यही तो आपका बन रहा है, तो इसके सामने वाला ये हाइट लेंगे और ये पूरी
बेस लेंगे। तो क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार। और लंब क्या होता है, h है। लंब कितना है, h है, अपॉन आधार कितना है भाई, x है। ठीक है, 10/45 अंश का मान कितना होता है, 1। 1 बराबर h अपॉन x, तिरछा गुणा कर देंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, h। एक इक्वेशन तो आपका यहाँ से बन गया, समीकरण नंबर इसको मान लीजिए 1। कोई डाउट है? अगला पढ़ते हैं। अब अगर आपने 45 लिया तो एक बार आपको 60 भी लेना चाहिए। तो अब आपको लेना है tan 60। क्या लेना है, tan 60 डिग्री। और जब आप 60 डिग्री लेते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर के ये पूरा 60 बन रहा है। तो ये पूरा एंगल कितना है, 60। तो यानी कि आपको पूरी हाइट लेनी पड़ेगी, यानी कि आपको h तो लेना ही लेना है, साथ में 1.6 मीटर भी लेना है। यानी पूरी हाइट जो होगी वो h प्लस 1.6 होगी। क्लियर हो रही है भैया, 1.6। और अपॉन में बेस तो आपका वही x ही होना है। क्लियर हो रहा है। अगर मैं यहाँ से tan 60 की वैल्यू पूछूं तो आप कहोगे √3 होता है सर। और यहाँ पर h प्लस 1.6 अपॉन इस x की वैल्यू यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, h। तो क्या मैं x की जगह पर h लिख सकता हूँ? आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब यहाँ तिरछा गुणा कर दीजिए। √3 का मल्टीप्लाई अगर h में होगा तो √3h होगा, इज इक्वल टू h प्लस 1.6। क्लियर हो रहा है। अब इस प्लस h को इक्वल किधर लेके आइएगा तो माइनस h होगा। तो √3h और माइनस h इज इक्वल टू क्या होना है, 1.6। √3 की वैल्यू क्या होती है, अगर देखा जाए वैसे ही h कॉमन ले लो। क्या ले लो आप कॉमन, h कॉमन ले लेंगे यहाँ से। तो यहाँ भी h और यहाँ भी h कॉमन ले लिए तो आया यहाँ पर √3। और यहाँ माइनस में कुछ नहीं था, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ क्या होता है, 1 होता है। तो h यहाँ पर h कॉमन लिए तो √3 माइनस में 1 बचा, इज इक्वल टू 1 पॉइंट में क्या आया, 6। इधर सॉल्व करते हैं। अब h की वैल्यू पूछा जाए तो 1.6 तो यहाँ पहले से ही अवेलेबल है, ये √3 माइनस 1 इंटू में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1 अपॉन में हो जाएगा। अब आपने परिमेयकरण पढ़ा हुआ है जिसको रेशनलाइजेशन बोलते हैं, यहाँ पर माइनस है तो उसी का जस्ट उल्टा प्लस लगा करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे भी और ऊपर भी। ये क्लियर हो रहा है। तो आप ऊपर कहेंगे 1.6 इंटू ब्रैकेट में √3 प्लस 1 आएगा, और यहाँ a माइनस बी एक ब्रैकेट में, a प्लस बी एक ब्रैकेट में। तो आपने पढ़ा है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है, यानी कि √3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर बनेगा। तो हो जाएगा 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस में 1 अपॉन √3 का स्क्वायर होता है 3 माइनस 1 का स्क्वायर होता है 1। तो यहाँ आ जाएगा 1.6 √3 प्लस में 1, 3 माइनस 1 क्या होता है 2, 2 8 आर 16। तो 0.8 √3 प्लस में 1, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। यही आपके पेडेस्टल की हाइट होगी। क्लियर हो रहा है। तो आशा कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 24 का अथवा नंबर, कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। तो बस मैंने समझा अभी इतना ही पढ़ा। कह रहा कि एक सड़क की चौड़ाई कितनी है, 80 मीटर। तो एक सड़क बनाइए, ऐसे एक सड़क बना दीजिए, और इसकी चौड़ाई कितनी है पूरी, 80 मीटर। पूरी चौड़ाई कितनी है, 80 मीटर है। क्लियर हो रहा है। पूरी चौड़ाई है 80 मीटर इस सड़क की। इसके दोनों किनारों पर इस तरफ भी और इस तरफ भी समान ऊंचाई की, यानी कि इसकी भी हाइट h होगी तो इसकी भी हाइट क्या होगी, h होगी। समान ऊंचाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। इतना ही अभी हम क्वेश्चन पढ़े हैं। देखिए लिखा हुआ है कि 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। ठीक है, तो मैंने 80 मीटर चौड़ी सड़क के आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंभे लगा दिए। फिर अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। आगे है क्वेश्चन, लिखा हुआ है कि इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण है ना। इन दोनों में देखिए, इन दोनों खंभों से सड़क के कुछ यहाँ पर एक कोई पॉइंट लिखा हुआ है, इसको पॉइंट मान लीजिए। देखिए लिखा हुआ कह रहा है सड़क पर क्या कह रहा है कि इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, तो सड़क पर कोई एक बिंदु लिए हैं और इनके शिखरों का जो उन्नयन कोण, इस बिंदु से इन दोनों खंभों के शिखर का जो उन्नयन कोण है, इन दोनों खंभों के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, एक है आपके पास 30 डिग्री और एक आपके पास है 60 डिग्री।
तो पहला है आपके पास 60 डिग्री, तो यहाँ लिख दीजिए 60 डिग्री, और एक है आपके पास 30 डिग्री, तो यहाँ क्या मान लीजिए 30 डिग्री। क्लियर हो रहा है। अब आपको क्या करना है, आप मान लीजिए कि इस वाले खंभे से इसकी दूरी कितनी है, x है। कितनी है, इस पॉइंट की दूरी कितनी है, x है। तो पूरी क्योंकि 80 है, तो अगर यहाँ से यहाँ तक x है तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, 80 माइनस में x होगा। क्लियर हो रहा है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए। नहीं है। अब क्या करना हमको, अब आपने पढ़ा हुआ है कि क्योंकि हमको लंब दिख रहा है और हमको आधार दिख रहा है, और लंब और आधार किस में होता है, tan में होता है। तो आप सब जानते हैं कि tan क्या लिखा हुआ, 60 डिग्री। tan 60 डिग्री इक्वल टू लंब बटे आधार। लंब कितना है h और आधार कितना है x, यानी कि h अपॉन में x। tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की होती है √3, और √3 इक्वल टू h अपॉन में x, सॉरी h अपॉन में x। अगर मैं यहाँ से हाइट पूछूं तो हाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 का मल्टीप्लाई किस में होगा, x में हो जाएगा, यानी √3x। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए आप, फर्स्ट। h की वैल्यू √3x। क्लियर हो रहा है। अब इसी प्रकार हम क्या करने वाले हैं, tan 30 लेते हैं। क्या लेते हैं, tan 30, क्योंकि हमने 60 ले लिया, अब बारी किसकी आ रही है, 30 डिग्री की। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, यानी कि हाइट कितना है h अपॉन आधार कितना है 80 माइनस में x। 80 माइनस में x, यही तो आधार है पूरा इतना। तो आप कहेंगे tan 30 का मान होता है 1 अपॉन में √3 इज इक्वल टू h। h की वैल्यू यहाँ कितना दिया हुआ है, √3x। h की वैल्यू कितना दिया हुआ है, √3x। तो जहाँ h लिखा हुआ है क्या वहाँ पर √3x लिखा जा सकता है, कहेंगे आप बिल्कुल। तो 80 माइनस एक्स अपॉन नीचे में लिखा हुआ है। अब आप तिरछा गुणा कर दीजिए। 80 माइनस एक्स का मल्टीप्लाई 1 में करिएगा तो 80 माइनस एक्स ना आएगा, और √3 का मल्टीप्लाई √3 में करिएगा तो √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाता है, यानी कि केवल 3 आएगा, और x लिखा हुआ x लगा देंगे। अब आप कहेंगे 80, ये माइनस एक्स इक्वल के उधर जाएगा तो 3x, ये माइनस एक्स उधर जाएगा तो प्लस एक्स, तो कितना हो गया ये 4x इज इक्वल टू 80, और 4 दूना 8, 4 0 में 0, यानी कि 20 बराबर क्या आना है, x आना है ना। तो यहां से तो आपको 2 क्वेश्चन का आंसर तो वैसे ही मिल गया कि खंभों का उस बिंदु से दूरी, तो खंभों का उस निश्चित बिंदु से दूरी, निश्चित बिंदु से दूरी, ये दूरी क्या थी, एक थी x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 20 आ गई, तो 20 मीटर हो गया। और एक दूरी क्या थी, 80 माइनस एक्स, है ना, ये तो d1 हो गया। और दूसरे खंभे की लंबाई कितनी थी, d2, ये कितनी थी, 80 माइनस में x, 80 माइनस में x। तो 80 कितना है भैया, 80 माइनस में x कितना है 20, और 80 माइनस 20 कितना होगा, 60 मीटर। तो एक आंसर आपका आएगा 20 मीटर, दूसरा आंसर क्या आएगा आपका 60 मीटर। क्लियर हो रहा है। अब अभी आपसे क्या पूछा, खंभों की हाइट भी पूछा है। तो हाइट के लिए क्या करना होगा आपको, हाइट के लिए यहाँ देखिए लिखा हुआ है h बराबर √3x, तो लिखिएगा x की वैल्यू 20, x बराबर 20 समीकरण 1 में रखने पर। क्लियर हो रहा है। तो समीकरण 1 क्या है आपके पास, देखिए लिखा हुआ है h इक्वल टू √3x, h इक्वल टू रूट में 3x, तो h इक्वल टू √3 इंटू x की वैल्यू कितनी है भैया 20, तो इसी को बोल सकते हैं 20√3 मीटर, और यही क्या हो गया आपका हाइट हो गया। तो आपसे हाइट पूछा था, आपसे पहले खंभे से दूरी पूछा था, आपसे दूसरे खंभे से दूरी पूछा था, तो ये आपने तीनों आंसर फाइंड कर लिया, और यही इस क्वेश्चन का क्या होना है, राइट आंसर होना है। तो आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में भली भांति आ गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक जूस बेचने वाला, 25 नंबर क्वेश्चन है कि एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को दी गई आकृति में दर्शाए गए गिलासों में जूस देता है। ये आकृति है आपके पास, इसी आकृति के अनुसार उसके पास एक गिलास है, और ऐसे ही गिलास में वो जूस को पिला रहा है। ठीक है। फिर आगे लिखा हुआ है कि बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर था, परंतु गिलास के निचले आधार यानी तली में एक उभरा हुआ अर्धगोला था। देखिए यहाँ उभरा हुआ अर्धगोला है, यहाँ पर क्या है, उभरा हुआ अर्धगोला है।
अब जाहिर सी बात है कि जो आपका पानी भराएगा, जो आपका जूस भराएगा, वो इस इतने शेप में ऐसे भराएगा, ये गोला आपका खोखला ही चला जा रहा है, ठीक है। फिर आगे देखिए क्या कर रहा है, परंतु जिसके गिलासों की धारिता, जिससे गिलासों की धारिता क्या हो जाती है, कम, धारिता माने उसकी क्षमता जो हो जाती है वो कम हो जाती है। जाहिर सी बात है अगर वो भरा हुआ है तो उसमें पानी कम आएगा, जूस कम आएगा। यदि गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है थी तो गिलास की आभासी धारिता एवं वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। पहली बात तो आप उसकी आभासी धारिता बताइए और फिर उसकी वास्तविक धारिता बताइए। तो यहाँ मैंने एक फिगर क्रिएट कर लिया है, ये उसका फिगर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, खाली आपको लंबा दिखता है इसमें कुछ नहीं। कैसे, देखिए आपसे कह रहा है कि एक मेरे पास गिलास है जो कि इस शेप का है और इसमें मुझे जूस पिलाना है। क्या पिलाना है? जूस। तो अगर मैं देखूं, अगर मैं अंदर वाले पार्ट को नहीं देख रहा हूं क्योंकि इसमें जूस भरा गया तो मैं देख तो पा नहीं रहा हूं, तो अगर मैं अंदर वाले पार्ट को ना देखूं तो मुझे ऐसा लगेगा कि जो इसकी आभासी धारिता है, जो आभासी धारिता है, आभासी धारिता जो होगी, आभासी धारिता, तो ये मुझे बेलन की तरह दिख रहा है। और बेलन का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। पाई की वैल्यू उसमें दिया हुआ है, कितना लेना है आपको, 3.14 लेना है। यहाँ देख लीजिए पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, 3.14 लेनी है। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ मैं पाई की जगह पर क्या ले लूँगा, 3.14 इंटू आर। अब बताइए पूरा व्यास होता है कि नहीं होता है, पूरा व्यास होता है, यानी कि 2r की वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से r की वैल्यू निकल के आ जाएगी 5/2, डिवाइड करेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर। क्लियर हो रहा है? 2.5 सेंटीमीटर आपका रेडियस आ जाएगा। तो जहाँ r है वहाँ पर 2.5, अब चूंकि स्क्वायर है, 2 बार है तो यहाँ 2 बार आपको 2.5 भी लिख देना है। और इंटू में हाइट, हाइट क्या है, यहाँ देखिए हाइट क्या है आपका, h 10 है, हाइट कितना है, 10 है। तो जहाँ हाइट है वहाँ क्या लिख दीजिए, 10। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.14 का मल्टीप्लाई 25 का 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 625 होना है, और इंटू में क्या आ जाएगा, 10, इंटू में क्या आ जाएगा, 10। क्लियर हो रहा है? और यहाँ कितने अंक के बाद, एक अंक यहाँ और एक अंक यहाँ, 2 अंक के बाद आपको क्या लगा देना है भैया, डेसिमल लगा देना है। अब आपको 314 का मल्टीप्लाई करना है 625 में, ठीक है, कर रहे हैं। देखिए 5 चौके 20, 5 एकम 5, 2 7, 5 तिया 15, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 तिया में 6, 6 चौके 24, 6 एकम 6, 6 और 2 कैरी 8, 6 त्रिक 18। तो आ गया 0, 8 7 15, 4 2 6 5 11 और 1 हासिल 12, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 6 16 के 6 हासिल आया 1, 18 और 1 19। तो कितना आ गया, 196,250, और यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो और बढ़ जाएगा। क्लियर हो रहा है? और 2 अंक यहाँ, 2 अंक यहाँ, 1 2 3 4, 4 अंक के बाद यहीं आपके लगा देंगे डेसिमल। तो आप लिख सकते हैं कि 196.25 सेंटीमीटर स्क्वायर आपकी आभासी धारिता आएगी, जो कि अभी आपको दिखाई दे रहा है। फिर बाद में आपको पता चलता है कि ये तो एक अर्धगोले के आकार का ऊपर उभरा हुआ है, अंतली में क्या हुआ है, उभरा हुआ है। तो जब ये उभरा हुआ पार्ट है तो जाहिर सी बात है इसमें आपका कोई भी जूस नहीं आने वाला है। तो ये जूस की धारिता को क्या करेगा, कम करेगा। तो पहले आप अर्धगोले की धारिता निकाल लीजिए, अर्धगोले की धारिता, अर्धगोले की धारिता। अब अर्धगोले की धारिता निकालिएगा भैया, तो ये तो अर्धगोला और अर्धगोले की धारिता का सूत्र होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ लिखेंगे 2/3 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, जो कि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। आर कितना है, 2/2.5, 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5। कोई डाउट हो रहा है? आर क्यूब यानी कि 3 बार है आर, तो 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5। अब मल्टीप्लाई कर दिया जाए, अगर देखें यहाँ कटता है कि नहीं कटता, तो 3 एकम 3, डेसिमल लग गया, 14 हो गया, 3 चौके 12, 2 14, 20 हो गया, 3 छक 18, यहीं छोड़ देते हैं। यहाँ गुणा कीजिए, 2 छक 12 और 14 दूना 28, 28 और 1 29, और 2 अंक के बाद क्या लगा देना है, डेसिमल 2.92। यहाँ 25 का 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 625, एक अंक यहाँ और एक अंक यहाँ, 2 अंक के बाद यहाँ डेसिमल लग जाएगा, यहाँ बचेगा 2.5। फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, 25 पंचे 125, कैरी आया 12, 25 दूना 50, 25 दूना 50
और 12 बचा हुआ 50 और 10 60 2 62 के 2 हासिल आया 6। 25 छक्का 150 में 6 जोड़िएगा तो 156 होगा, यानी कि 15 625। एक अंक यहाँ, 2 अंक यहाँ, 3 अंक के बाद यहीं क्या लगा दीजिए आप, डेसिमल लगा दीजिए। और इनटू में कितना लगा हुआ है 2.92। ठीक है, अब यहाँ पर 15 625 का मल्टीप्लाई 292 में कर रहे हैं। 2 पंचे 10, 2 दूना 4 और 1 5, 2 छक 12 के 2 हासिल आया 1, 15 दूना 30 और 1 31। ठीक है, फिर आएगा यहाँ पर 2 पंचे 10, 2 दूना 4 1 5, 2 छक 12 और 2 15 30 और 1 31। 9 पचे 45 के 5 हासिल आया 4, 9 दूना 18 4 22, 9 छक 54 54 और 2 56 के 6 हासिल आया 5 और 15 9 135। 135 में 5 जोड़िएगा तो 140 होगा। कितना होगा 140। फिर वही आएगा यहाँ पर 0 5 2 1 3 ऐड कीजिए। 0 5 5 10, 2 2 4 और 1 5, 6 5 11 और 1 12, 2 3 5 और 1 कैरी 6, 4 1 5, 3 और 1 4। तो ये कितना आ जाएगा 4 5 6 2 5 00। 3 अंक यहाँ, 2 अंक यहाँ, 1 2 3 4 5 अंक के बाद यहीं क्या लगा दीजिए आप, डेसिमल लगा दीजिए। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा आपके अर्धगोले की धारिता। क्या आएगी, अर्धगोले की धारिता। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस पूरे बर्तन की वास्तविक धारिता क्या होगी, आपसे पूछा जाए कि वास्तविक धारिता क्या होगी, तो वास्तविक धारिता क्या होगी। आभासी धारिता अभी मुझे, अगर मैं बाहर से देखूंगा तो लगेगा कि उसकी धारिता कितनी है, एक बेलन के आकार का है और बेलन के आकार की धारिता कितनी होगी 196.25। लेकिन जब मैं उसके करीब जाता हूं तो मुझे ये दिखाई देता है कि उसका अर्धगोलाकार पार्ट जो है वो उभरा हुआ है। और अगर उभरा हुआ पार्ट है तो जाहिर सी बात है कि उसमें आप किसी भी प्रकार के कोई भी जूस नहीं भर पाएंगे। इसका मतलब ये आपको धोखा दिया जा रहा है। तो धोखा दिया जा रहा है यानी कि 45.625 का आप बोल सकते हैं आपको चूना लगाया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो जो बचेगा वही आपका वास्तविक धारिता आएगा। 10 में से 5 जाएगा 5, 4 में से 2 जाएगा 2, 12 में से 6 जाएगा 6, डेसिमल 5 में से 5 गया 0, 9 में से 4 गया कितना आएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा 1। तो 150.625 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है कि रशीद को अपने जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लट्टू मिला जिस पर रंग नहीं किया गया था। वह इस पर अपने मोमिया रंगों से रंग करना चाहता था। यह लट्टू एक शंकु के आकार का है जिसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। लट्टू की पूरी ऊंचाई कितनी है 5 सेंटीमीटर है और इसका व्यास जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है। तो चित्र में जैसा कि दिखाया गया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन को, हल को। ठीक है, आइए देखते हैं। इसमें आपके सामने फिगर बना हुआ है कि यहाँ सारी चीज़ इसी फिगर से समझ जाएंगे, आपको ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या लिखा हुआ 3.5 सेंटीमीटर जो है ये इसका व्यास है, यानी कि 2r इक्वल टू लिखा हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। तो अगर मैं आपसे रेडियस पूछूं तो आप कहोगे 3.5 इंटू का 2 इधर आएगा तो अपॉन 2 और डिवाइड करेंगे तो 2 एकम नेम 2, डेसिमल लग जाएगा 15 हो जाएगा, 2 सते 14, 1 15, 2 पंच में 10, यानी कि 1.75 सेंटीमीटर इसका तो रेडियस आ जाएगा। अच्छा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का भी तो रेडियस 1.75 होगा। आप कहेंगे जाहिर सी बात होना है। तो अगर मैं केवल और केवल शंकु की ऊंचाई आपसे पूछूं तो केवल और केवल शंकु की ऊंचाई जो होगी, पूरी ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर। पूरी ऊंचाई कितनी है 5 सेंटीमीटर। और अगर मैं केवल शंकु की ऊंचाई पूछूं तो 5 में से मैं ये त्रिज्या हटा दूंगा, यानी कि ये वाली हाइट हटा दूंगा तो 1.75 हटा देंगे, 1.75 हटा देंगे। घटाना कैसे है, यहाँ लिखना है 5.00 और 1.75 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 7 2, डेसिमल 4 माइनस 1 कितना होता है 3। तो 3.25 जो होगा वो आपके इस शंकु का क्या होगा, हाइट होगा। क्लियर हो रहा है। अगली बात अब आपके बताइए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो फॉर्मूला होता है, अगर मैं इस संयोजन का देखूं कि आप कहेंगे लट्टू का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि इसके पृष्ठ को ही तो आप रंगेंगे भैया,
तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना होगा। और अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं तो सबसे पहले आपको शंकु दिख रहा होगा, तो इस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस लट्टू में आपको शंकु भी दिख गया और प्लस में क्या दिख रहा है आपको अर्धगोला भी दिख रहा है, यानी अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, यही होता है। और अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर हो रहा है। तो इन दोनों में जो कॉमन दिख रहा ले लीजिए, आपको पाई दोनों में दिखाई दे रहा होगा और आर भी दोनों में दिखाई दे रहा है। कॉमन ले लिए तो अंदर बचेगा एल और यहाँ बचेगा 2, एक आर निकल गया तो एक आर बचा, एल प्लस 2r। आपको आर तो पता है, पाई की वैल्यू 22/7 दिया हुआ ये भी पता है, लेकिन एल मुझे पता नहीं है। एल निकालने के लिए आप क्या करोगे, आपने पढ़ा हुआ, यहाँ मैं पहले एल निकाल देता हूँ। आपने पढ़ा है कि एल स्क्वायर इक्वल टू होता है एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी क्या नाम है, रेडियस का स्क्वायर यानी आर स्क्वायर। ठीक है, एल स्क्वायर इक्वल टू होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर यहाँ मैं देखूँ एल स्क्वायर इक्वल टू, तो आप बोलोगे हाइट कितना है, हाइट है 3.25 का होल स्क्वायर प्लस आर कितना है 1.75 का होल स्क्वायर। क्लियर हो रहा है। अब 3.25 का होल स्क्वायर का मतलब होगा कि 3.25 इंटू 3.25, यही तो होगा। मल्टीप्लाई करेंगे, 5 पचे 25, 5 दूना 10, 2 12, 5 तिया 15, 15 और 1 16, 5 पचे 25, 5 दूना 10, 2 12, 5 तिया 15 और 1 16, 2 पंचे 10, 2 दूना 4 और 1 5, 2 तिया 6, 3 पचे 15, 3 दूना 6 और 1 7, 3 त्रिक्का 9, यही आना है। 5 2 5 5 10 6 16, 7 6 13, 1 14, 14 और 1 हासिल 15 के 5, 9 और 1 10, तो कितना आ गया 10 56 25। 2 अंक यहाँ, 2 अंक यहाँ, 4 अंक के बाद डेसिमल, 1 2 3 4 अंक के बाद यहीं क्या लगा देंगे आप, डेसिमल लगा देंगे, यानी कि 10.5625 आया। प्लस अब 1.75 का भी स्क्वायर है, यानी कि 1.75 इंटू 1.75, 5 पचे 25, 5 सत्ते 17 पचे 85, 85 और 2 कितना होता है 87। ठीक है, 7 पचे 35, 17 सत्ते 119, 119 में 3 ऐड कीजिएगा तो 122 आएगा। और 1 पंचे 5, 1 सत्ते 7, 1 एकम 1, 5 7 5 12, 8 2 10, 5 15, 15 और 1 हासिल 16, 7 2 9 और 1 10, 1 1 2 और 1 हासिल 3, तो 3 2 अंक यहाँ, 2 अंक यहाँ, 4 अंक के बाद डेसिमल, 1 2 3 4 अंक के बाद यहीं क्या लगा देंगे डेसिमल। तो प्लस में क्या आएगा 3.0625, डेसिमल के बाद 4 अंक यहाँ भी, डेसिमल के बाद 4 अंक यहाँ भी, जोड़ दीजिए, 5 5 10, 2 2 4 और 1 हासिल 5, 6 6 12, 12 के 2 हासिल आया 1, 0 5 5 और 1 हासिल 6, 10 3 13, तो 13.6250, ये क्या आया एल स्क्वायर की वैल्यू आया। कितना आया एल स्क्वायर। तो अगर मैं एल की वैल्यू पूछूं तो आप कह दोगे रूट में 13.6250, 6250। अब आपको 13.6250 का स्क्वायर रूट निकालना है। और ऐसे स्क्वायर रूट आपने बहुत निकाले होंगे। आपको क्या करना है, 2 2 का पेयर बना देना है, 5 3 2 दूना 4, 3 त्रिक्का 9, 4 चौके 16, ज़्यादा हो जाएगा तो 3 तिया 9, 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी और 3 यहाँ भी, 3 त्रिक्का 9, 13 में से 9 गया 4 आया, 3 और 3 कितना होता है 6, डेसिमल को ऊपर भेज देना है, 62 नीचे आ जाएगा। कितनी बार जा सकता है यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर 5 बार ले जाऊँ तो 5 पचे 25, 5 छक 30, 30 2 32 अभी भी जाएगा, 6 बार 6 छक 36, 6 चौक 36, 36 और 3 39 अभी भी जाएगा, 7 बार 7 सत्ते 49 के 9 हासिल आया 4, 7 छक 42, 42 4 46, 7 रखूँगा यहाँ तो 7 सत्ते 49 और 7 छक 42, 42 4 46, ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, तो मैं कितनी बार लेके जाऊँगा 6 बार, यहाँ भी कितनी बार 6 बार, यहाँ भी कितनी बार 6 बार, तो 6 चौक 36 के 6 हासिल आया 3, 6 चौक 36, 36 और 3 39, 12 में से 6 जाएगा 6, यहाँ बचा 5, 15 में से 9 गया
और 6 आएगा और यहाँ कैंसिल हो गया 66 आएगा। 6 और 6 कितना होता है यहाँ अगर हाँ 6 और 6 कितना होता है 12 और 6 और 1 हासिल 7। यहाँ नीचे क्या उतर जाएगा 50। क्लियर हो रहा है। 50 कितनी बार लेके जा सकते हैं अगर मैं यहाँ पर 8 ले लूँ तो 8 यहाँ भी 8 अठाए 8 7 56 8 अठाए 64 के 4 8 9 16 16 6 22 के 2 हासिल आया 2 8 7 56 56 और 2 कितना होता है 58। 8 बार जा सकता है तो 3.68 ये क्या आएगा आपका एल आएगा। क्या आएगा एल आएगा। तो एल की वैल्यू आई 3.68। अब उठा करके इसी में रख देना है। पाई की वैल्यू कितना दिया हुआ है पाई की वैल्यू दिया हुआ 22/7 इंटू रेडियस कितना निकाल रहे हैं आप 1.75 इंटू एल कितना है 3.68 प्लस 2 इंटू यहाँ पर रेडियस कितना दिया हुआ है 1.75। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए। 22/7 गुणे 1.75 गुणे ब्रैकेट में 3.68 प्लस 175 दुना कितना होता है 5 पचे 2 पंचे 10 2 सते 14 1 15 2 1 2 और 1 3 3.50 तो यहाँ जाएगा 22/7 गुणे 1.75 गुणे 8 0 8 6 5 11 3 3 6 और 1 7 यही आना है। ठीक है। अब आगे देखिए। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 3.14 इंटू 1.75 इंटू में 7.18 अब मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सबसे पहले मैं 314 का मल्टीप्लाई 175 में करता हूँ 175 में। ठीक है। तो 5 चौक के 20 5 इकन्ने में 5 5 और 2 7 5 3 15 7 चौक 28 7 इकन्ने में 7 7 और 2 9 7 त्रिक 21 1 चौक के 4 1 एकम 1 1 3 3 0 7 8 15 9 4 13 13 5 18 18 और 1 19 1 1 2 और 1 3 3 और 1 हासिल 4 3 और 2 5 54 आया 950 आया और इंटू में किससे मल्टीप्लाई करना है बचा कितना है 718 से। यहाँ लिख दे रहा हूँ 54 950 आया और 2 2 4 अंक के बाद क्या लगा देना है डेसिमल यानी कि 5.4950 यानी यहाँ 7.18 आया। अब यहाँ मैं 718 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 8 शून्य में शून्य 8 पंचे 40 8 9 72 72 और 4 होता है 76 8 चौक 32 32 और 7 कितना होता है 39 8 पंचे 40 40 और 3 कितना होता है 43 1 शून्य में शून्य 1 पंचे 5 1 नवा 9 1 चौके 4 1 पंचे 5 7 शून्य में एक अंक और छोड़िए 7 शून्य में शून्य 7 पचे 35 7 नवा 63 63 और 3 66 7 चौक 28 28 और 6 34 के 4 हासिल आया 3 7 पचे 35 35 और 3 कितना होता है 38 0 0 6 5 11 9 9 18 5 23 23 और 1 कितना होता है 23 और 1 9 18 5 23 और 1 24 के 4 हासिल आया जो 2 6 4 10 2 12 3 15 के 5 हासिल आया 1 5 4 4 8 5 13 13 और 1 हासिल 14 के 4 हासिल आया 1 38 और 1 39 तो कितना आ गया 39 यहाँ लिख दे रहा हूँ 39 45 41 00 और कितना अंक 2 अंक यहाँ 2 अंक यहाँ 2 अंक यहाँ 4 2 6 अंक के बाद 1 2 3 4 5 6 39.454100 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आएगा इस लट्टू का क्या आएगा क्षेत्रफल आएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैलकुलेशन बड़ा है बाकी इसका मेथड बहुत ही इजी है। तो आशा कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आएगा। थोड़ा टाइम टेकन था क्योंकि मैंने एक एक चीज़ों को बहुत ही बारीकी से समझाया। ठीक है। तो ये पेपर आपका यहीं पर होता है कंप्लीट। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद।